जय हिंद बच्चों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज 5वां भाग है। इससे पहले हम लोग 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप लोग का क्लास 10 के SST के बारे में सब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आज जो हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो इसका पार्ट 5 है। इसके बाद आगे 2 वीडियो और आएगी, जिसमें आपका टोटल SST का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग को शायद अगर याद होगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे इसमें बने होंगे तो आप लोग का साइंस और मैथ्स की तैयारी पहले से कंप्लीट कराई जा चुकी है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल पे देखिएगा, लिखा है उपभोक्तावाद के कुछ अधिकारों का वर्णन करें। तो उपभोक्तावाद संस्कृति में क्या होती है कि उपभोक्ताओं का कुछ अधिकार होता है कि वस्तु खरीदने से पहले सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें क्या है कि उपभोक्ताओं को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त का अधिकार होता है। इसमें वस्तुओं का मूल्य, जैसे कि निर्माण हो गया, वस्तुओं का मूल्य हो गया, निर्माण हो गया, तिथि हो गया, खराब होने की तिथि हो गया, इत्यादि शामिल होती है। तो देखिए, हर एक उपभोक्ता जो होती है, जो किसी वस्तु को खरीदती है, उसे यह पहला अधिकार यह है कि उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। जिस वस्तु को या जिस सेवा को खरीद रहा है उसका क्या मूल्य है, कब निर्माण हुआ, उसकी तिथि क्या है, उसका खराब होने की तिथि क्या है, इत्यादि। तो उपभोक्ताओं का पहला अधिकार होता है सूचना पाने का अधिकार। दूसरा अगर अधिकार की बात की जाए तो होता है चुनने का अधिकार। इसका मतलब होता है कि उपभोक्ता अगर किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उसे अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु को खरीदने का अधिकार होता है और इसके लिए उसे कोई दबाव नहीं दे सकता। तीसरा क्या होता है कि शिकायत का अधिकार। यदि उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदा है और उसमें अगर कोई खराबी है तो वह उसकी स्वतंत्र रूप से शिकायत कर सकता है ना। चलिए, तो पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि उपभोक्ताओं के लिए कुछ अधिकारों का वर्णन करें। चलिए, इसके बाद आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है इसके बारे में बताइए, है ना। जैसे कि उपभोक्ता है, हम लोग जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। तो हमारा शोषण कैसे होता है, तो इसका 3 कारण बताइएगा। एग्जाम में सेम आता है। तो पहला कारण देखिए कि सीमित आपूर्ति। जब बाजार में वस्तुएं सीमित होती है तब हमारा शोषण किया जाता है। यानी कि जब बाजारों में जब सीमित आपूर्ति होती है, जब देखिएगा, जब वस्तुओं की पूर्ति बाजार में कम होती है ना, जब वस्तुओं की आपूर्ति बाजार में क्या होगी, कम होगी, तब दुकानदारों द्वारा क्या होता है कि जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है, जिस कारण वस्तु का दाम बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को ना चाहते हुए भी उन मूल्यों को खरीदना पड़ता है, अधिक मूल्य पर उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। तो ये हो गया सीमित आपूर्ति। जब बाजार में वस्तु की आपूर्ति अगर कम हो जाएगी तो दुकानदार है जो अधिक लाभ कमाने के लिए क्या कर देगा, उसमें वस्तुओं को दाम बढ़ा देगा, जिसे हमें ना चाहते हुए भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमें उस वस्तु की आवश्यकता है। तो पॉइंट दूसरा आते हैं सीमित प्रतिस्पर्धा। देखिए, अगर एक ही बाजार में केवल एक ही दुकान है, तो ऐसा मान लीजिएगा कि कोई बाजार है उसमें केवल एक ही दुकान है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या है कि प्रतिस्पर्धा से उससे लड़ने के लिए कोई दूसरा दुकान नहीं है, उसके प्रतिद्वंदी के रूप में दूसरा दुकान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं को क्या करेगा, ऊंचे दाम में बेचेगा। तो जब बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होती है या नहीं होती है तो वस्तु की आपूर्ति पर दुकानदारों का नियंत्रण होता है और ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। तीसरा आता है निरक्षरता यानी कि अशिक्षा, है ना, अशिक्षा। तो अशिक्षा के कारण जो है बहुत सारे उपभोक्ताओं का जो शोषण होता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गांव देहात से आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं। दुकानदार उन्हें कोई भी पट्टी पढ़ा देता है, ऐसे 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 कर लीजिए आपका ठीक हो जाएगा। उन्हें समझ में नहीं आता, दुकानदार अपने लाभ कमाने के लिए उनका शोषण कर लेते हैं। तो ये 3 कारण हो जाएगा। क्या क्या कारण बताएं। पहला कि सीमित आपूर्ति, बाजार में सीमित वस्तुएं होनी चाहिए। सीमित प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। और तीसरा अशिक्षा या निरक्षरता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आते हैं आपके आगे में। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 में, उपभोक्ताओं के 3 कर्तव्यों का वर्णन करें। देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि उपभोक्ता क्या होती है, कैसे होती है। तो उपभोक्ताओं का 3 कर्तव्य के बारे में बताना है कि उनका क्या क्या कर्तव्य होता है। तो पहला कर्तव्य देखिएगा, खरीदने यानी कि खरीद करने से पहले, यानी वस्तु को खरीदने से पहले वस्तु और सेवा की गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। हमारा क्या अधिकार बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसका पूरी जानकारी हमें होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं की पक्की रसीद लेना चाहिए। पक्की रसीद इसलिए लेना चाहिए ताकि टैक्स पूरा गवर्नमेंट के पास जा सके। तीसरा है कि उपभोक्ताओं को अपने
अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और तथा उसका उपयोग करना चाहिए। यदि कोई दुकानदार उससे मूर्ख बनाने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत अवश्य करना चाहिए। ये 3 प्रकार के उसके कर्तव्य होते हैं। आगे आते हैं, लिखा है उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है, यानी कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इसका 3 कारण हम लिखे हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए केवल नियमों का निर्माण करना काफी नहीं होता है, बल्कि इन नियमों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी आवश्यक होता है ना। केवल देखिए नियम बना देने से, उपभोक्ताओं के लिए नियम बना देने से नहीं होगा। जब तक उपभोक्ताओं को उसके बारे में जागरूक नहीं करेंगे तब तक वो उसका कोई काम नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, उपभोक्ता जागरूकता से उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक लगाया जा सकता है। देखिए अगर उपभोक्ता जागरूक हो जाएगा तो जो विक्रेता है जो उनका शोषण करते थे उन्हें शोषण से बच सकता है वो, है ना। उपभोक्ता के जागरूक होने से उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है तथा उपभोक्ताओं के अनैतिक व्यवहारों को रोका जा सकता है ना। देखिए विक्रेताओं के अनैतिक व्यवहार को, तो देखिए अगर उपभोक्ता जागरूक हो जाएगा तो जो बेचने वाला वस्तु है, व्यक्ति है, वो अगर कोई गलत नियम से पैसा कमा रहा है या गलत तरीके से बता रहा है तो उपभोक्ता जागरूक हुआ तो वो शोषण से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला में, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए किसी भी बाजार में नियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आंसर देखिएगा, बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। देखिए किसी बाजार में नियम की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके, है ना। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है जहां उपभोक्ता खुद को कमजोर पाता है। ठीक है, अगर कोई भी उपभोक्ता बाजारी स्थिति में अपने आप को कमजोर पाती है तो वो इसकी शिकायत कर सकता है। इसके एवज में संगठन बनाया गया है, उपभोक्ता जागरूकता के लिए उपभोक्ता नियम बनाया गया है। आगे आते हैं, कई बार बाजार में जब उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में शिकायत करता है तो विक्रेता सारी जिम्मेदारी क्रेता पर डाल देता है, लेकिन बाजारी नियमों में से विक्रेता ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए बाजार में नियम बना देने से क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसा देखे भी होंगे, जब कोई हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं तो कहा जाता है कि आप लेकर चले गए, आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप अब खुद समझिएगा क्या है और क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बाजारी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। बाजार में नियमों तथा विनियमों के कारण ही उपभोक्ता अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। ये भी सही है कि उपभोक्ता अगर बाजारी नियम बना रहेगा तभी ना उपभोक्ता अपने सारे नियमों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 6 पे, या अगला क्वेश्चन पे आता है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। यानी भारत में जो है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी, और साथ ही साथ भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की परीक्षा करें। या सवाल को कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीनों ही सवाल एक है, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो कि चालू हुआ था 1986 में, है ना। चलिए आंसर देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता भी है। उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए और जमाखोरी और कालाबाजारी को खत्म करने के लिए 1986 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसके कारण आज भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। ठीक है ना, क्या बताया गया, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1960 में हुआ था, और अभी के मौजूदा समय देखा जाए तो 700 से ज्यादा भी अधिक ऐसे संगठन जो उपभोक्ता अधिनियम के काम करती है। पॉइंट नंबर 2 पाते हैं, सन 86 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तथा भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। इसमें देखिए कुछ छूट गया है लाइन, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा सन 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और भारत में प्रतिवर्ष जो है वो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। चलिए, ये आप लोग जो अभी यहाँ तक हम लोग देखे हैं, ये आपका जो फर्स्ट वाला जो बुक है इकोनॉमिक्स का, उससे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं आगे कुछ और भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है सतत पोषणीय विकास क्या है, आप लोग जानते होंगे। सतत पोषणीय विकास जो होती है, विकास की एक ऐसी अर्थ होता है, माने कि सतत पोषणीय विकास का एक ऐसा अर्थ होता है जिसमें संसाधनों का वर्तमान समय में उपयोग करते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रखना। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि संसाधन का उपयोग अभी भी करना है और इस प्रकार से करना है कि भविष्य में उन्हें भी बचा कर रखा जा सके, आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी उनके लिए भी। ठीक है, देखिए एक नोट लिखवाए हुए हैं,
ये कभी कभी सवाल तो नहीं लेकिन ऑब्जेक्टिव में बनता है। क्या है कि जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो 1992 में हुआ था, जिसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में शामिल हुए थे। ठीक है, एक और पॉइंट देखिएगा, इस सम्मेलन का नियोजन जो है विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक अर्थ विकास के समस्याओं को समाधान के लिए बनाया गया था, है ना। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जेनेरो में हुआ था, जो ब्राजील के एक शहर में जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था। इसका क्या काम था? सामाजिक और आर्थिक विकास का समझा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए कभी कभी पूछता है, संसाधन नियोजन क्या है और इसके तरीकों को बताइए। तो संसाधन नियोजन क्या होता है? देखिएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी संसाधनों का उपयोग अच्छे प्रकार से करना है और संसाधनों को अस्थायी माने बाध्य बनाना। बाध्य मतलब होता है आप सूची बनाना, यहाँ पे आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, सूची, सारणी या सूची बनाकर नियोजित करना संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधनों का उपयोग करने से पहले उसकी एक सूची बना लेना कि उसका उपयोग किस प्रकार से पाया गया है, कितना मात्रा में मौजूद है, उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि वो अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सके। इससे क्या पता चलेगा? जो संसाधन की कमी है उसका उपयोग कम करेंगे ताकि संतुलन बना हुआ रहे। इसमें निम्नलिखित सोपान, यानी सोपान का मतलब होता है तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उसकी तालिका बनाना। 2 में क्या है? संसाधन विकास नियोजन लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल आदि का ढांचा तैयार करना। राष्ट्रीय विकास योजनाएं और संसाधन विकास योजनाओं का समन्वय स्थापित करना। चलिए, आशा है समझ में आ रहा होगा। देखिए आप आगे बढ़िएगा, मृदा संसाधन क्या होती है? मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसमें निर्माण की प्रक्रिया जो है अत्यंत धीमी होती है। इसका निर्माण सेलों के द्वारा, सेलों के टूटने से होता है ना। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की जो है वो मृदा पाई जाती है, जिसमें से हो गया जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। अब चलिए देखिए एक एक कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स है। पहला देखिएगा जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा जो भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल में पाई जाती है और भारत का जो उत्तरी मैदान है जलोढ़ मृदा से बना हुआ होता है। जलोढ़ मृदा जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई निक्षेपों से बनती है। आगे देखिएगा, पृथ्वी पूर्वी तटीय मैदान जिसे विशेषकर गोदावरी और महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बनी होती है। और अगर आयु के आधार पर अगर बात करेंगे, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, पुरानी और नई। पुरानी को कहा जाता है बांगर और नई को कहा जाता है खादर। आगे देखिएगा, जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है? फास्फोरस, पोटास और चूना पाई जाती है और यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन जैसी फसलें की जाती हैं और अधिक उपजाऊ होने के कारण इन क्षेत्रों के आसपास में घनी क्षेत्र पाई जाती है, घनी आबादी क्षेत्र पाई जाती है। तो एग्जाम में देखिए किस तरह से आता है। एग्जाम में लिखता है जलोढ़ मृदा की विशेषता लिखें। क्या लिखें? जलोढ़ मृदा की विशेषता। देखिए इसमें इतना सारा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। 7 में आप जो अच्छा लगेगा उसको कर लीजिएगा। उसी तरह से ये पूछा जाता है काली मृदा के बारे में, है ना। इस मृदा का रंग जो है काला होता है, इसलिए इसे रंगर मृदा या काली मृदा कहा जाता है। रेगर मृदा भी कहते हैं, रेगर होगा, रेगर है ना। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है और यह लावा जनक क्षेत्रों से बनी होती है। यह मृदा जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में के दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है ना। और नदी की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के घाटियों तक फैली हुई है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चूना और आयरन पाई जाती है ना। इस मृदा की मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। तो ये आपका काली मृदा के बारे में है। 2 ही आता है एग्जाम में, काली मृदा या तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे जलोढ़ मृदा, है ना। ये दोनों के बारे में आपका एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। अब लाल और पीली मृदा के बारे में पूछा जाता है, फिर छोटा छोटा नोट्स लिखवाए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाल मृदा जो है दक्कन पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में रवेदार आग्नेयशय चट्टानों में कम वर्षा वाले भागों में हुई है और
लोहे के कणों की अधिकता के कारण इनका रंग जो है कहीं कहीं पर लाल हो जाता है, कहीं कहीं पर पीला हो जाता है। और इस मृदा में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। और यह मृदा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदानों में पाई जाती है। आगे देखिए लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस कैजुअली अब देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसमें क्या क्या विशेषता होती है। इस मृदा का निर्माण जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। यह मृदा अत्यंत क्या है, गहरी और अम्लीय होती है। यह मृदा अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी तट क्षेत्रों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इस मृदा में विशेषकर चाय और काजू की फसलें की जाती है ना। आगे देखिएगा लेटराइट मृदा में तमिल, केरल और कर्नाटक में चाय और कॉफी की खेती होती है। और लेटराइट मृदा जो होती है वो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में काजू खेती करी जाती है। आगे देखिए मरुस्थलीय मृदा। यह मरुस्थल मृदा का रंग जो है लाल और भूरा होता है और यह मृदा जो है आमतौर पर लवणीय और रेतीली होती है। शुष्क जल वायु और उष्ण तापमान के कारण इसमें वाष्पन की दर अधिक होती है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है और सिंचाई के द्वारा जो है इस वन में उपजाऊ की नहीं बनाया जा सकता, इसे उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता है। तो इतने सारे मृदा हो गए। ये आपका दिया हुआ एक वन मृदा के बारे में। तो वन मृदा आप लोग देखिए पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो फिर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला जो वीडियो आएंगे उसमें से आपको देखिए इम्पोर्टेंट ही इसके बाद में, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा 2 नंबर में पूछा जाता है, बांगर और खादर में अंतर बताइए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर मृदा के अपरदन से आप क्या समझिए, 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर समस्याएं समाधान, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अगली क्लासेस में यानी अगला वीडियो में जो इसको अपलोड कर दिया जाएगा। कल ठीक 8:30 बजे के टाइमिंग में मॉर्निंग टाइम पे जो है आप लोग का वीडियो आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक बार ज़रूर देखिएगा। किसी सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम आप लोग के लिए नेक्स्ट टाइम पे बेस्ट फॉर्मेटली आप लोग को तैयारी करवाते हुए चलेंगे। चलिए इसके बाद 2-3 वीडियो और आएगी एसएसटी को लेकर, जिसमें एसएसटी पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और इससे पहले साइंस की तैयारी करवा चुके हैं, मैथ्स की भी तैयारी हो चुका है, एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से ठीक पहले कुछ ऐसे सवालों को होंगे जो हिंदी इंग्लिश का फॉर्मेट में समझा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।